हेपेटिक एंसेफेलोपैथी डिस्कस की थी। आप दोनों कहाँ थे? कहाँ थे? वीडियो शेयर की थी आप, ग्रुप में है? यस मैम, ग्रुप में वीडियो आपने देखनी है। एग्जिट टेस्ट आपका इसी में से होना है, ठीक है? आज हम डिस्कस कर लेते हैं अपर जीआई ब्लीड, ठीक है? आपके जो डीसीएलडी के पेशेंट्स होते हैं वो 3 तरह से प्रेजेंट करते हैं, 4 तरह कॉमनली। एसाइटिस वो कल हम डिस्कस कर चुके हैं आपकी एब्सेंस में। हेपेटिक एंसेफेलोपैथी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, और टुडे वी विल डिस्कस अपर जीआई ब्लीड एंड फोर्थ प्रेजेंटेशन इज हेपेटोरेनल सिंड्रोम, ठीक है? वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ अपर जीआई ब्लीड. The most common cause of upper GI bleed on medical floor is variceal bleed. Varices are actually small blood vessels which are present at the lower end of esophagus, and they get engorged because of portal hypertension. And when they get engorged because of portal hypertension, there are always chances of rupture of these vessels, and patient can present with hematemesis, which is actually the blood in vomitus. So this is the most common cause of upper GI bleed on the medical floor. Although there are many other causes, like it can be any ulcer, it can be any malignancy, it can be peptic ulcer disease, it can be carcinoma esophagus, but the most common cause is variceal bleed. If the patient comes to you with upper GI bleed, you have to see A, B and C. You have to secure airway, then you have to see breathing, and then you have to see the blood pressure of the patient. So if the blood pressure is low, obviously you have to give him crystalloids, वो आपने देने हैं. And meanwhile you will arrange for the specific blood products. For example, if hemoglobin is low, usually the target hemoglobin is kept between 7 to 8. 7 से 8 के दरमियान में आपने रखना है. This is fair range. इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. ऑलरेडी इफ इट इज 7 to 8 तो ठीक है, इट्स ओके. आप अरेंज करवा लें, उसको ब्लीड ना करवाएं. जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको लगा दें, ठीक है? ब्लीड ना करवाएं. 7 to 8 रखना है. लेकिन अगर आपका लेस देन 7 है तो ऑब्वियसली फिर पैक सेल्स जो हैं वो आपको लगाने चाहिए. देन यू विल सी फिब्रिनोजन लेवल एंड एपीटीटी, INR एंड प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स जो है अगर उसके लेस देन 50 हैं तो आप प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट के बारे में भी सोचें. यू विल थिंक अबाउट प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट. इसमें एपीटीटी इफ इट इज मोर देन 1.5 टाइम्स द नॉर्मल वैल्यू, मोर देन 1.5 टाइम्स, और फिब्रिनोजन इज लेस देन 1.5 ग्राम पर डेसीलीटर. ब्लड हीमोग्लोबिन लेस देन 7, पैक्सेल देंगे. प्लेटलेट्स लेस देन 50, प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट दे सकते हैं. फिब्रिनोजन लेस देन 1.5 या एपीटीटी ग्रेटर देन 1.5, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ठीक है? मीनवाइल जब तक इन चीज़ों का अरेंज हो रहा है, आपने डबल आईवी लाइन मेंटेन करनी है और आपने उसको क्रिस्टलॉइड्स जो हैं वो शुरू करवा देंगे. सेकेंडली, कंसिडरिंग दैट इट इज मोस्ट कॉमनली इट्स अ वेरिसेल ब्लीड, you will start with terlipressin, which is not available unfortunately in our medical board. We have got somatostatin analog, which is sendostatin. Sendostatin, it causes splenic vasoconstriction and it causes it decreases portal hypertension. तो हमारे पास sendostatin है, but the drug of choice is terlipressin, ठीक है? which is a vasopressin analog. terlipressin, vasopressin analog, ये भी कंस्ट्रक्ट करती है ब्लड वेसल को, और ये इट्स a drug of choice, but unfortunately we do not have terlipressin. So we start with sendostatin. How do we give sendostatin? Anyone? First of all, we give 50 microgram bolus IV stat. We have got an injection of sendostatin available. We give 50 microgram IV stat bolus dose, and then we give 50 microgram per hour. अब उसको आप इस तरह दे सकते हैं कि आप 2 एम्प्यूल 50 माइक्रोग्राम के जो हैं वो 100 cc माइक्रोब्यूरेट के अंदर डाल दें, तो 100 माइक्रोग्राम 100 cc में हो जाए. अब आपने 50 माइक्रोग्राम जो है वो देनी है 1 घंटे में. अगर 50 माइक्रोग्राम 1 घंटे में देनी है तो 100 कितने में देंगे? 2 घंटों में. तो इसका मतलब ये है कि वो 100 cc जो है आपके वो 2 घंटों में जाने चाहिए या 120 मिनट में जाने चाहिए. अगर 100 cc 120 मिनट में जा रहे हैं तो 1 cc कितनी देर में जाएगा? 120 डिवाइडेड बाय 100, क्या बना? 1.2 मिनट, ठीक है? तो 1 cc में 60 माइक्रो ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है? तो तकरीबन जो है वो आपने 60 to 70 माइक्रो ड्रॉप्स पर मिनट को आपने चला देना है. इट विल बी कंटिन्यूस इन्फ्यूजन. 50 माइक्रोग्राम स्टार्ट एंड देन 50 माइक्रोग्राम पर आवर. आप कैसे देखते हैं? यहाँ पर
किस तरह देते हो कि सिस्टर को कह देते हो वो खुद ही दे देती है? नहीं मैम, ड्रॉप से रेगुलेटर सेट कर रहे हो। कितने ड्रॉप्स पे करते हो? मैम किया हो कभी तो फिर है ना, प्रैक्टिकली स्पीकिंग कभी किया हो तो फिर है ना, जब करोगे हाथ से तो फिर नहीं ना भूलेगा। ये तो मैंने रफ बताया, मैं तो नहीं दे रही ना डोजेज अब, ये तो मुझे तब का याद है हाउस जॉब कि 50 माइक्रोग्राम पर आवर है, ठीक है। वो भी कोई इतनी अच्छी डोज नहीं निकली, 1.2 मिनट में 60 माइक्रोग्राम, ये कोई बात है करने वाली, मुझे तो नहीं मजा आया बिल्कुल, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पूछना है सिस्टर्स से जाके कि आप किस तरह देखती हैं। तो डोज मैंने आपको बता दिया 50 माइक्रोग्राम एंड देन 50 माइक्रोग्राम पर आवर, सही है। एंड इट विल बी कंटिन्यूस इन्फ्यूजन। सिंस वी डू नॉट नो कि इट कैन बी बिकॉज ऑफ गैस्ट्राइटिस, एसोफेजाइटिस भी हो सकता है, तो हम साथ उसको पीपीआई इन्फ्यूजन में चला देते हैं, राइजिक इन्फ्यूजन कंटिन्यूस हम उसको चला देते हैं, दोनों हम उसको चला देते हैं। और मीन वाइल हम उसको फ्लूइड भी देते हैं। इफ हीमोग्लोबिन इज लेस देन 7 we give Paxil. If fibrinogen level is less than 1.5 or APDT is greater than 1.5 times above normal, FFPs, platelets less than 50 तो might be platelet concentrate. There is a role of prophylactic antibiotic before endoscopy. So you are supposed to give a prophylactic broad spectrum antibiotic to such patients before endoscopy, and that can be your third generation cephalosporin, IV ceftriaxone and flagyl. It decreases mortality. It's proven. It's in the NICE guidelines. कि आपने other than your terlipressin or sandostatin and fluid and these blood products, you have to give IV prophylactic antibiotic before endoscopy. अब अगर आपका पेशेंट जो है वो स्टेबल है ऑलरेडी, यानी उसका बीपी ड्रॉप नहीं है, तो यू कैन डिले द एंडोस्कोपी टिल 24 आवर्स। लेकिन इफ पेशेंट इज अनस्टेबल तो सून आफ्टर स्टेबलाइजिंग हिम उसकी एंडोस्कोपी जो है वो होनी चाहिए। और उसमें हम क्या करते हैं, वी अप्लाई ए टाइट रबर बैंड अराउंड दैट वेरिक्स। व्हेन ए टाइट रबर बैंड इज अप्लाइड अराउंड दैट वेरिक्स, then necrosis of that varix it occurs and it sloughs off, ठीक है। सो हम रबर बैंड अप्लाई करके उसके बाद पेशेंट को वापस भिजवा देते हैं, और उसके बाद वी कॉल हिम अगेन आफ्टर 2 वीक्स, 2 हफ्ते के बाद जो है उसको दोबारा बुलाते हैं, एंड देन वी अगेन चेक कि वेरिक्स आर स्टिल देयर और डू दे नीड री अप्लायंस ऑफ द रबर बैंड और दे आर स्लाफ्ड ऑफ। तो अगर जरूरत हो तो दोबारा रबर बैंड हम लगा देते हैं। देयर इज ऑल्सो एन इंजेक्शन ऑफ हिस्टोएक्रिल, आई गेस वो आपकी कोई गैस्ट्रिक वेरिक्स है तो उसके लिए आप उसको उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं। उसका मकसद होता है कि वो उस वेरिक्स को स्क्लीरोज कर दे, बंद कर दे, तो वो भी एक ऑप्शन है। लेकिन ब्रांडिंग इज डेफिनेटली फॉर एसोफेजियल वेरिसेस, दैट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। If your bleeding is not even being stopped after applying branding, then you go for Sanks-taken black moss tube. This is unfortunately not available here. It's just like an NG tube, and you pass it just like an NG tube. It has got 2 balloons. One is esophageal balloon and one is gastric balloon. Usually you inflate 1 balloon, that is esophageal balloon, and that is sufficient to stop the bleeding in 99.9% cases. ठीक है। There are certain prerequisites of inserting that tube, and I mean you have to deflate gastric balloon or esophageal balloon after some time, otherwise it can lead to necrosis. But since we do not have it, so just remembering the name, if the bleeding is not being controlled, then you can, as a last resort, apply Sanks-taken black moss tube. So after endoscopy, when patient comes back, you continue that sandostatin for another 48 hours and you monitor the patient, like उसका blood pressure वगैरह आप monitor करते हैं, एक आध दिन उसको रखें, and then you discharge the patient, और उसको हम discharge के ऊपर भी give PPI, ठीक है, and we give some beta blocker as a secondary prophylaxis. Beta blocker is propranolol, Inderol. अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, लाइक एस्मा या कोई हार्ट फेलियर नहीं है, तो आप इंडरोल इसको दें, ठीक है। और उसका टारगेट ये होता है कि इंडरोल आपने ऐसी डोज में देना है कि जो उसका रेस्टिंग हार्ट रेट है उसके अंदर 25% रिडक्शन आ जाए। यानी अगर 100 उसका रेट है, हार्ट पल्स रेट, तो उसका 25% निकाल लो तो 75 हो जाए उसका। दिस शुड बी योर गोल। या तो ये दे दें, या कार्बिडोल इज इन अल्फा एज वेल एज बीटा ब्लॉकर मिक्स्ड है ये, वो भी आप दे सकते हैं 6.25 मिलीग्राम की या 3.124 मिलीग्राम, मतलब लोएस्ट डोज से आपने स्टार्ट कराना है। यू कैन देन टाइट्रेट सीइंग द पल्स रेट ऑफ द पेशेंट एंड द ब्लड प्रेशर कि वो ज़्यादा नीचे ना चले जाए, आहिस्ता आहिस्ता आप उसको टॉप अप कर सकते हैं कार्बिडोल। सो बोथ दीज ड्रग्स, आउट ऑफ दीज 2 ड्रग्स यू कैन गिव 1, एक आप दे दें,
फिर पीपीआई इसको दे दें, क्योंकि बैंडिंग के बाद जो है वो गैस्ट्राइटिस के चांसेस होते हैं, और 2 हफ्ते के बाद जो है उसको दोबारा बुलाएं। और दिस वाज ऑल अबाउट योर वेरिसियल ब्लीडिंग। ठीक है जी, क्लियर? एनीथिंग विच इज नॉट being understood, you can ask any question, any query. Have you seen any patient of upper GI bleed so far? Yes, ma'am. Raise your hands. Who has seen? सिर्फ एक बच्चे ने, 2 बच्चे, 3। सो आपने देखना है कि क्या ऐसा ही था, किस डोज में सेंडोस्टेटिन चल रही थी, राइजिक भी दे रहे थे उसको, बैंडिंग उसकी अप्लाई हुई, उसको 2 हफ्ते के बाद बुलाया, नहीं बुलाया? अगर वो बुलाना भूल गए तो आप बताओ। Then last complication is hepatorenal syndrome. Hepatorenal syndrome is when a patient of DCLD comes to you with decreased urine output, increased urea and creatinine. It can be hepatorenal syndrome. Although hepatorenal syndrome is diagnosis of exclusion, you have to rule out all other causes of renal failure. Pre-renal, renal and post-renal. You have to see कि is there any dehydration? तो dehydration भी तो हो सकती है ना, जरूरी तो नहीं है कि it is because of the toxins being released by that, मतलब not released by that liver, के वो toxins जो कि detoxify नहीं हो रही हैं by the liver, they are actually causing low perfusion of kidney, and this is how they are producing hepatorenal syndrome. पहले आप वो चीज़ें देखें जो कि दूसरे लोगों में renal failure करती हैं, वो ही इनमें भी पेश फरमा हो सकती है। लाइक पेशेंट की इंटेक कम है, उसकी इंटेक अच्छी नहीं है, वो कम फ्लूइड ले रहा है, प्री रीनल कॉज, कोई डायरिया वॉमिटिंग उसको हुआ है, ये रीज़न हो सकती है। कोई नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग वो यूज़ कर रहा है, एनी इन्फेक्शन, कोई चेस्ट में है, कोई यूरिन में है, कोई इन्फेक्शन, तो पहले आप उन सबको देखिए। वंस यू हैव फाउंड कि देयर इज नो कॉज of renal failure in this patient, then you label it as a hepatorenal syndrome. And once you have seen that this is hepatorenal syndrome, there are 2 types of hepatorenal syndrome, 1 and 2. 1 और 2 में सिर्फ इतना फर्क है कि 1 जो है, जी बेटा, मैम सॉरी टू से परसों की डेट में प्रोग्राम तो ऐसा तो आप ही नहीं सो वो दे देंगे आपके वो देने के लिए आप दे दें, लेकिन 10 जो है ना बॉक्सेस देखिए मेरे वर्कर्स हैं तो उनको दे दें। मैडम उसने आपके कहने पे हर एक वर्कर को लाजमी दिया गया, मैंने खुद अपने हाथ से दिया है, जी चलिए फिर इनको दे दें। ये मैम आपके रूम में इनको नहीं देना कुछ, नहीं मैम, आपके लिए लगे, वो आप थी नहीं उसको। आपको मिल गया था, इनको मिल गया था, ड्यूटी की 3 दिन उसने सारी वार्ड में दे गया था। ये उसको बिलावल को दे दो, वो गाड़ी में रखवा दो। जी अच्छा, 1 करने ये होता है कि क्रिएटिनिन जो होता है इट रैपिडली राइजेस, इट राइजेस विद इन नो टाइम टू ग्रेटर देन 200 एंड जीएफआर डिक्रीजेस टू 50%, लेस देन 50%, 50% और लेस देन 50%, बहुत जल्दी। 2 के अंदर यही चीज होती है बट ग्रेजुअली ओवर वीक्स, तो ऑब्वियसली इसका प्रोग्नोसिस पुअर है, उसका थोड़ा बेहतर है। ट्रीटमेंट इज द सेम कि आपने कोई भी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है उसको रिमूव करना है, कोई डिहाइड्रेशन आपको लग रहा है, कोई डाययूरेटिक मिल रहा है, क्योंकि डीसीएलडी के पेशेंट में साइटिस भी होती हैं, सो दे आर गेटिंग डाययूरेटिक्स, यू हैव टू स्टॉप दैट डाययूरेटिक, यू हैव टू रिमूव एनी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, वो आपने रिमूव करनी है। माइट भी आप उसको थोड़ा सा क्रिस्टोइड का बोलस भी दे दें इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एसाइटिस, ताकि उसकी किडनी की परफ्यूजन जो है वो बेहतर हो जाए। 500 सीसी का दे दें, एसाइटिस में वो कुछ नहीं कहेगा, डाययूरेटिक्स को खत्म करें। आईवी एल्ब्यूमिन दें, एल्ब्यूमिन देंगे तो ब्लड विल स्टे इन द ब्लड वेसल्स एंड इट विल परफ्यूज द किडनी। एंड टर्लीप्रेसिन दें जो पोर्टल हाइपरटेंशन को कम करे। सो बेसिकली इसका ट्रीटमेंट जो है वो यही है कि आपने सपोर्टिव मैनेजमेंट करना है। You have to eliminate the element of dehydration, you have to stop diuretic, you have to give IV fluid, you have to start with IV albumin and you have to give 70% to the patient। ठीक है, अल्टीमेटली ये सारी जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस हुई हैं, एसाइटीज़ है, हेपेटिक एन्सेफलोपैथी है, ब्लीड है, हेपेटोरेनियल है, अल्टीमेट मैनेजमेंट इज लिवर ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि ये उस वक्त डेवलप होती हैं जबकि आपका लिवर टोटली खत्म हो गया। क्योंकि ये यहाँ पर नहीं होता तो हम जो है वो यहाँ तक ही पहुँच पाते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट DCLD। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट CKD। ठीक है, बाकी जो जो टॉपिक्स आप लोग कवर करना चाहते हैं विच यू आर फेसिंग ड्यूरिंग योर क्लिनिकल रोटेशन, यू कैन टेल मी, यू कैन सजेस्ट मी कि मैडम ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। सो फार वी हैव डिस्कस्ड CVS, हेमरेजिक इस्कीमिक, सबरिकनॉइड हेमरेज, we have discussed meningoencephalitis, we have discussed DCLD की जो main presentations हैं, we have done that।
ठीक है. सो एनीथिंग, एनी सजेशंस फ्रॉम यू पीपल विल बी वेलकम.